हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर कहना उचित नहीं होगा, प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट पर्यावरण वाला मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। और उसी क्रम में 2011, 2013, 2014, 2015 के यूपी टेट का पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ। यह 2016 का पेपर है जो परीक्षा 19 दिसंबर 2016 को संपन्न हुई थी दोस्तों। तो विलंब न करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? सबसे पहले ये जानिए, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है। पिछले 2015 वाले पेपर में यह क्वेश्चन आया था, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है। गुजरात में है। और गिर वन्य जीव अभ्यारण्य एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें एशियाटिक लायन को उनके प्राकृतिक स्थान पर संरक्षण दिया गया है। हालांकि पहले दक्षिण अफ्रीका में भी ये एशियाटिक लायन पाए जाते थे, लेकिन अब यह एकमात्र ऐसा है जहां पर एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। गिर सिंह परियोजना 1972 में प्रारंभ की गई थी इन्हीं के संरक्षण के लिए। गिर सिंह परियोजना, एक बात और बताते चलें, 1973 के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह ही था, लायन ही था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है ग्रीन मफलर संबंधित है। मैंने जो बेस्ट 500 का क्वेश्चन आपको कराया था उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर का संबंध है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंध है इसका? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर वास्तव में हम कहते किसे हैं? तो पेड़ों को ग्रीन मफलर कहते हैं। जैसे ये रोड है, हाईवे के बगल में पेड़ बहुत सारे लगे होते हैं। तो ये पेड़ क्या कहते हैं? गाड़ी और वाहनों से जो भी आवाज़ आती है उन्हें अपने में अवशोषित कर लेते हैं। तो इन्हीं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के बगल में जो पेड़ लगे होते हैं इन्हीं को ग्रीन मफलर बोला गया है। अगर विकल्प में होता पेड़ों से संबंधित है तो पेड़ भी आप लगा सकते थे। पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं, आपको यह पता है, और यही पेड़ नागरिकों तक ध्वनि को पहुंचने से दोस्तों रोकते हैं। जो पेड़ यहाँ पर रोड के बगल में लगे होते हैं इन्हीं को हम ग्रीन मफलर कहते हैं। इन्हीं पेड़ों को ग्रीन मफलर कहते हैं। अब पूछा है ग्रीन मफलर कहते किसे हैं? तो वृक्षों को। किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? कौन सा सागर? देखिए दोस्तों, यह हमारा यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, उसके नीचे अफ्रीका महाद्वीप है, उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके साइड में, और यहाँ पर कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका और यह है दक्षिणी अमेरिका। अगर इस साइड लें उत्तरी अमेरिका और यह है आपका दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पर बीच में दोस्तों यह आपका हिंद महासागर है, यह पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, और यह है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पर यूरोप का एक देश है स्पेन और यहाँ पर अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में यह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक सागर में है जिसे कहते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी अलग करता है। चूंकि सी पूछा है, विकल्प में सी दिया है, तो भूमध्य सागर आप लगा देंगे, विकल्प सही हो जाएगा चौथा। अगर इसी में स्ट्रेट कहता, खाड़ी कहता, तो वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सही हो जाता। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब से? 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो शाकाहारी दोस्तों किसी खाद्य श्रृंखला में होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं किसी खाद्य श्रृंखला में। मनुष्य सर्वाहारी होता है तो प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है, मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता भी दोस्तों होता है। अगर
इस खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो मेरा बेस्ट 500 क्वेश्चन का मैंने सीरीज चलाया है, जिसमें 8 वीडियो अपलोड की है, उसी में आपको मिल जाएगा। यहाँ उतना समय हम व्यतीत नहीं करेंगे। अनावश्यक एक ही क्वेश्चन को हर वीडियो में बार बार बताना मुझे सही नहीं लगता। अगर फिर भी आपको व्यक्तिगत समस्या होगी, आप कमेंट में पूछिएगा। प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, पोषण स्तर क्या होता है, सब मैं आपको कमेंट में बस बतला दूंगा। अगर आप मेरा वीडियो देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में तत्वों का जो चक्रण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दोस्तों यूपी टेट के आ चुका है, 3 से 4 बार आ चुका है। यह आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है। तो इसे बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। इसका एग्जाम्पल इन तत्वों के चक्रण का, जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र इत्यादि, ये चक्र आपने पढ़ा होगा। अब ये जैव भू, जैव का मतलब जैविक या जीवित, और भू का मतलब हो गया अजैविक। तो जैविक से अजैविक, फिर अजैविक से जैविक, जैविक से अजैविक, अजैविक से जैविक में कन्वर्जन होता है। नहीं तो अगर ये साइक्लिक प्रोसेस ना हो, साइकिल में रोटेट ना करें, जो भी हम भोजन लेते हैं और उसे हम खा जाएं और वो फिर निस्तारण उसका ना हो, फिर से किसी में कन्वर्जन ना हो, तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जैव भू रासायनिक चक्र के कारण वो प्राकृतिक संसाधन समाप्त नहीं होते हैं, उनका टाइम टू टाइम कन्वर्जन होता रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? जो भी ईंधन यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं, डीजल, कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन, निम्नलिखित में से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण दोस्तों उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला के जलने से हानिकारक गैसें दोस्तों निकलती हैं, आपने पढ़ा होगा। हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायुपोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है दोस्तों। अब हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम का भी प्रयोग किया जाने लगा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संकटग्रस्त जंतु दैत्यकार पांडा पाया जाता है कहाँ पर? चीन में। दैत्यकार पांडा कहाँ पर पाया जाता है? तो चीन में पाया था। अब संकटग्रस्त जंतु इसे क्यों कहते हैं? एक संस्था है दोस्तों, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 या 50 के आसपास हुई थी। और यही रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN। रेड डाटा बुक ये 1963 से जारी करता है। तो IUCN ने जंतुओं को अपनी अनुसूची 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कुछ को रखा हुआ है और उनको रेड डाटा बुक में भी रखा है। रेड डाटा बुक में 5 प्रकार के जंतुओं का 5 प्रकार से उसने कैटेगराइजेशन किया है। इतने डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में आपसे यही पूछेगा रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक संस्था है। और रही बात दोस्तों संकटग्रस्त जंतु, वही IUCN ही घोषित करता है कौन सा विलुप्त प्राय है, संकटग्रस्त है, तो ये चीन में पाया जाता है। एक बात और, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक जानवर भी यही है, दैत्यकार पांडा। दैत्यकार पांडा, WWF का फुल फॉर्म यूपी टेट पूछ चुका है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है। कुछ लोगों ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ लगा दिया था तो वो सही नहीं था। एक बार यूपी टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? जो विकल्प में दिए हैं उसमें से भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। 1984 की बात है, 3 दिसंबर 1984। कभी कभी विकल्प में 2 दिसंबर भी दिया रहता है। अगर 2 दिसंबर भी दिया है और 3 दिसंबर नहीं दिया है तो आप 2 दिसंबर लगाएंगे। 3 दिसंबर 1984 दिया है विकल्प में तो 3 दिसंबर ही सही उत्तर है, लेकिन कभी कभी 3 दिसंबर ना दे करके 2 दिसंबर दे देता है। हुआ क्या था दोस्तों, भोपाल स्थित एक कंपनी है जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड कंपनी, उसके कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम था मिसाइल आइसोसाइनाइड। लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी उसमें। बहुत से लोग अपंग हो गए, अभी भी उसका इफेक्ट वहाँ पर देखा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड को मिक भी बोलते हैं। इसी गैस का रिसाव हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, तीनों ही गैसें जो हैं वो सब तो ग्रीन हाउस गैस हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन O3 हो गया 4, और एक हो गया आपका
जल वाष्प हो गया 5, जल वाष्प हो गया 5। तो जल वाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और जलवाष्प, ये कितने गैसें हो गई दोस्तों? ये 5 गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। एक और है CH4 मीथेन। ये 6 प्रमुख गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जिसमें से 3 आपके विकल्प में दे दिया है, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। 3 विकल्प में ग्रीन हाउस गैसों में से नहीं दिया है, उसका नाम है, एक का नाम है ओजोन, एक का नाम है मीथेन और एक का नाम है जल वाष्प। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट जल वाष्प के कारण ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है दोस्तों? किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कैसे? क्रिसमस तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको पता है, 25 दिसंबर को अभी हाल ही में मनाया गया है क्रिसमस का त्यौहार। तो दोस्तों क्रिसमस का त्यौहार होता क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, बीच में इक्वेटर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके बीच में जो भी क्षेत्र पाया जाता है उसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश हम बोलते हैं। मतलब यहाँ पर यह है, अगर इक्वेटर से हम डिवाइड करें, इक्वेटर इज ए लाइन विच डिवाइड द अर्थ सरफेस इनटू 2 इक्वल पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा। कहने का मतलब जो भी प्राकृतिक क्रियाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी होंगी, वो सदर्न हेमिस्फीयर में छोटी होंगी। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जस्ट उल्टा होता है सब कुछ। अब 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, ना कोई छोटा दिन ना तो कोई बड़ा। तो ये एक क्रिया है, जियोग्राफी का विषय है। इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ आपसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों, वो सदर्न हेमिस्फीयर का देश है। ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। तो आप अगर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ठंडी का मौसम होगा, तो यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा। और जो भी विकल्प में है, जापान, भारत, अमेरिका, ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है दोस्तों। तो किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी दिसंबर से शुरू होती है और फरवरी में समाप्त हो जाती है। 1 दिसंबर से गर्मी ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है आज का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है। अब 12 कहता क्या है ये देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 12 है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? तो दोस्तों सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय होगा, विकल्प सही होगा दोस्तों C। उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। और भी विकल्प दिए हैं जो उतने उपयुक्त नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है दोस्तों? तो भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है और मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, यानी भारत का हृदय मध्य प्रदेश को हम कहते हैं। अब इसे झीलों का शहर क्यों कहते हैं? 2 झीलें यहाँ पर फेमसली पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं लोअर लेक और लेक मतलब होता है झील, और एक को बोलते हैं दोस्तों अपर लेक। और दोनों बहुत ही सुंदर है, इसी कारण भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, ध्यान रखिएगा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। जितने शहर विकल्प में हैं, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, ये सारे के सारे भोपाल के ही शहर हैं, मध्य प्रदेश के ही शहर हैं। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, मतलब शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? तो शिक्षक की दोस्तों सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। छात्र अगर शिक्षक के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो शिक्षक के लिए इससे मूल्यवान वस्तु कुछ भी नहीं हो सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह क्या है? वह एक दोस्तों सिद्धांत है। अगर किसी परिकल्पना का बार बार हम परीक्षण करें और वह गलत ना पाया जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल या सिद्धांत बोल देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो निम्नलिखित में से दोस्तों सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ये सब साइकोलॉजी का विषय है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अभी जो फिलहाल 1-2 प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, विचार गोष्ठी या कार्य योजना। विचार गोष्ठी मीन्स सेमिनार जो होता है,
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मैंने अभी अभी इसी वीडियो में आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में बतलाया था। ग्रीन हाउस गैसें मुख्य रूप से 6 होती हैं। सबसे ज़्यादा प्रतिशत होता है जल वाष्प का। किसका? जल वाष्प का, 36 से 72% तक। उसके बाद होता है दूसरे नंबर पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का। तीसरे नंबर पर होता है CH4 मीथेन का, CH4 मीथेन का। नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड को N2O बोलते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये हो गए 4। एक गैस है आपका ओजोन, एक गैस है आपका ओजोन और एक है CFC। तो ये 6 गैसें प्रमुख रूप से ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इन्हीं के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रहे हैं, तो समुद्रों का जो सागर का तट है वो भी ऊपर हो रहा है लेवल। तो हीलियम जो है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ध्वनि प्रदूषण का मापन। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन दोस्तों एक इकाई द्वारा किया जाता है, उसका नाम है बेल। उसका नाम है बेल। बेल में नापते हैं, लेकिन चूंकि एसआई यूनिट इसका होता है डेसीबेल। जिस प्रकार से मीटर होता है, डेसीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, डेकामीटर होता है, उसी प्रकार से बेल होता है, डेसीबेल, डेकाबेल ऐसे होता है। तो डेसीबेल में इसको नापा जाता है। हालांकि बल लिखा है लेकिन बल सही नहीं है, डेसीबेल इसका सही नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्न नदियों में से कौन सी नदी? देखिए दोस्तों, अगर इसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अगर इसे आप इंडिया बोलते हैं, इसे आप इंडिया बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जिसे बोलते हैं, बंगाल खाड़ी। यहाँ पर क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर। नीचे क्या है? हिंद महासागर। नीचे आपका हिंद महासागर, यह है आपका अरब सागर, यह है आपका बंगाल की खाड़ी। तो जो इंडिया का लैंड है वो इसका स्लोप दोस्तों यह वेस्ट है और यह ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है। ज़्यादातर नदियाँ स्लोप वेस्ट टू ईस्ट होने के कारण ईस्ट में स्थित बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, वो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ पर जो विकल्प में दिए गए हैं वो सारे के सारे अरब सागर में गिरने वाले दिए गए हैं, केवल एक को छोड़कर। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बाकी ताप्ती, नर्मदा, सिंधु ये सारी की सारी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो विकल्प सही है इसका दूसरा, विकल्प सही है दोस्तों दूसरा। अब यह कहाँ से निकलती है नदी? तो दोस्तों यह सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा झारखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह झारखंड से निकलती है। यह एक प्रकार की पहाड़ी नदी है। झारखंड की जो झारखंड में एक स्थान है रांची, वहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव स्थित है जिसका नाम है रानी चुआ नामक गांव से वह निकलती है, तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल खाड़ी में गिरती है। रानी चुआ से यह झारखंड में निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? दोस्तों हिमानी द्वारा यू आकार की घाटी, घाटियाँ भी कई प्रकार की होती हैं दोस्तों। यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, ऐसे कई प्रकार की होती हैं। यहाँ पर विकल्प सही है यू आकार की घाटी। वी आकार की भी घाटी होती है। तो ये पूर्णतया ज्योग्राफी का विषय है। ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे स्थलाकृतियाँ, मतलब स्थल की आकृति कैसे होती है जब नदियाँ बहती हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु किया गया था? तो दोस्तों गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य था जल की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या था? जल की गुणवत्ता में सुधार करना। नदी में प्रदूषण के भार को कम करने के लिए 1985 में राजीव गांधी द्वारा, 1985 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना GAP, गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम खूब धूमधाम से दोस्तों
शुरू हुआ था, लेकिन 15 वर्ष की अवधि में 901.71 करोड़ रुपए का व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण का स्तर कम करने में यह प्लान दोस्तों विफल रहा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक मतलब जो बायो कीटनाशक होते हैं जिनके अंदर जीवन होता है। तो जैविक कीटनाशक का उत्पाद है नीम। कौन सा वृक्ष है? नीम। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पाद है। इसका वनस्पति नाम होता है एजेरिक्टा इंडिका। एजेरिक्टा इंडिका, AZADIRACTA, एजेरिक्टा इंडिका, नीम का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? अगला प्रश्न है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में, भू पारिस्थितिकी तंत्र हो या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत दोस्तों क्या है? सूर्य ही है। सूर्य ही है ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। पूरी पृथ्वी पे कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार का होता है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने कितने होते हैं, सब मैं आपको बतला चुका हूँ। 2 घटक होते हैं, जैविक अजैविक, और उसके बाद कितने प्रकार का होता है, तो जलीय होता है और स्थलीय होता है। जलीय होता है और स्थलीय होता है। तो ऐसे से मैं आपको सब पहले ही बतला चुका हूँ बेस्ट 500 की सीरीज में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति है दोस्तों कैक्टस। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। देखिए विकल्प में भी यह कैक्टस दिया है। आप लोग कैक्टस को हिंदी में जान लीजिए क्या कहते हैं। आप गांव में देखे होंगे नागफनी टाइप से जो होते हैं, एग्जैक्टली नागफनी टाइप से जो होते हैं, मरुस्थल में वो पाए जाते हैं। मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुस्थल में जो पत्ते होते हैं वो बहुत कटीले होते हैं। मरुस्थल में जितने भी पौधे पाए जाते हैं उनके पत्ते बहुत कटीले होते हैं। क्यों कटीले होते हैं? क्योंकि वो अपने पत्ते को सिकोड़ कर उसके सरफेस एरिया को कम कर लेते हैं। जैसे ये पत्ता है तो इसको सिकोड़ करके कांटे के रूप में आते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो सके, ताकि जल वाष्प बनकर वायु में या वातावरण में ना मिले। मतलब कम, चूँकि मरुस्थल में पानी की बहुत कमी होती है दोस्तों, तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा जल वाष्प के द्वारा उतना ही ट्रांसपिरेशन लॉस होगा। मतलब पौधों से जो वाटर लॉस होता है उसे हम ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस होगा, उसको कम करने के लिए पौधों के अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है। वो क्या करते हैं दोस्तों? वो अपने पत्तों को सिकोड़ लेते हैं, सिकोड़ करके कांटे के रूप में आ जाते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, वैसे उसी प्रकार से शनि का उपग्रह है टाइटन। टाइटन सौरमंडल में शनि का आकार दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा आकार है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, और शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि का है। लेकिन ये भी जानिए शनि के 62 उपग्रह हैं, उनमें से सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों यह है टाइटन है। शनि के कुछ अन्य प्रमुख उपग्रह मैं बतलाता हूँ। एक का नाम है मीमांसा, एक का नाम है थेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, ईपापेप्टस, फोबे, ये सब शनि के उपग्रह है। बुध और शुक्र ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अब ग्रह क्या होता है? उपग्रह का होता है, ग्रह वह होता है जो तारों का चक्कर लगाए। अब तारा क्या है? सूर्य एक प्रकार का तारा है जो तारों का चक्कर लगाए। वरुण के 13 उपग्रह हैं। वरुण के 13 उपग्रह हैं। शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। परेशान मत होइए, मैं एक स्पेशल वीडियो सौरमंडल के ऊपर लाने वाला हूं बहुत जल्द। जैसे ये 2019 तक का पेपर समाप्त कर लूंगा, उसके बाद सौरमंडल पे एक वीडियो में लेके आऊँगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल कौन सी है? तो बायोडीजल की फसल दोस्तों है बी, जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। आलू, कपास, गन्ना बायोडीजल की फसल नहीं है। जेट्रोफा भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, या कह सकते हैं कि पाए जाते
है जेट्रोफा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। 3 अधिनियम मैंने आपको अपने हर वीडियो में, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैंने बतलाया होगा। तीनों अधिनियम आपको दिमाग में बैठाना। पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। इसे छाता विधान भी कहते हैं, छाता विधान अधिनियम 1986, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का दूसरा नाम है छाता विधान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भूमंडलीय ताप का कारण क्या है? तो भूमंडलीय ताप का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तो विकल्प सही है दोस्तों बी। भूमंडलीय तापमान किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस का इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग है, इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों का जो इफेक्ट होता है, उसी इफेक्ट को हम ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसें कितनी हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें हैं मुख्य रूप से 6। जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC कितने हो गए? 4, ओजोन 5 और नाइट्रस ऑक्साइड 6। ये 6 गैसें प्रमुख है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जलवाष्प की होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बतलाया था। कब? जब मैं बेस्ट 500 की सीरीज चला रहा था तब। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। विकल्प सही है बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। जैव विविधता क्या है? एक निश्चित क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जीवों की प्रजातियां अगर पाई जाती हैं तो उसे बोलते हैं कि जैव विविधता उस निश्चित क्षेत्र की ज़्यादा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण दोस्तों लावा द्वारा होता है। लावा। अब लावा क्या होता है? तो लावा दोस्तों, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा को ही लावा बोलते हैं, लेकिन मैग्मा मोल्टेन फॉर्म में होता है और लावा ठंडा होने के पश्चात जब पृथ्वी पर आता है, ठंडा होता है, उसके बाद बोलते हैं। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। वायुमंडल में कौन सी परत, वायुमंडल में कौन सी परत या वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल। समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन गैस का लेयर पाया जाता है। ओजोन भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और उसके ऊपर होता है दोस्तों एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल। ये 5 मंडल प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। एनसीईआरटी कहता है कि 4 ही मंडल हैं। तो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है और वही पराबैंगनी किरणों को अपने पास तक पहुंचने से रोकती है। पराबैंगनी किरणें भी दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। पराबैंगनी किरणों की इंग्लिश होती है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। आपको ये बताना है कमेंट में, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में कम से कम 3 बार इसके पहले वाले वीडियो में बताया होगा कि अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी में सबसे खतरनाक कौन सी है। यह भी क्वेश्चन यूपी टेट में पूछ चुका है, 2018 या 19 में पूछा है। अब जब आगे की सीरीज हम लाएंगे तब आपको बतलाएंगे। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी में सबसे खतरनाक कौन सी है और उसका क्या रीजन है, वो पृथ्वी तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। देखिए, कमेंट अलग चीज़ है, जो अभी आप आंसर कर रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं वो लाइव चैट है। लाइव चैट में नहीं, कमेंट में बतलाना है, ध्यान रखिएगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लाइव चैट एंड कमेंट। कमेंट सेक्शन अलग होता है, लाइव चैट सेक्शन अलग होता है। जो अभी आप लिख रहे हैं वो लाइव चैट है, तो ये जब तक लाइव रहेगा तब तक दिखेगा, उसके बाद वो नहीं दिखेगा। कमेंट में आपको जो भी प्रश्न पूछना हो कमेंट में पूछा कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।